हेलो एवरीवन, वेलकम टू। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के बारे में। और ये नाम सुनते ही सबसे पहले आप में से बहुत सारे लोग ये सोचेंगे कि करंटली इसका मार्केट कैप अराउंड 1,44,000 करोड़ के आसपास है और इस कंपनी का जो पी रेशियो है वो 5,753 के आसपास है। और इस कंपनी का वैल्यूएशन और मार्केट कैप इतना ज्यादा होने के बाद भी 2023 में कंपनी के सेल्स 45 करोड़ है और प्रॉफिट 31 करोड़ है। तो इसीलिए सबके माइंड में पहला सवाल यही आएगा कि क्या ऐसे कंपनीज के बारे में बात करना वर्थ इट है या ऐसे बिजार वैल्यूएशन वाले कंपनीज को इग्नोर करना चाहिए। लेकिन यहां पर मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि अभी जियो फाइनेंशियल सर्विसेज जो है वो बिजनेस में एंटर हुआ है, लेकिन अभी कंपनी के जो ऑपरेशंस है वो चालू भी नहीं हुआ है या इनिशिएट भी नहीं हुआ है। और इसीलिए आपने अक्सर ये न्यूज मीडिया में भी सुना होगा कि जब जियो फाइनेंशियल सर्विसेज अपना ऑपरेशंस फुल फ्लेड्ज चालू करेगा तो मुकेश अंबानी का ये जो ब्लूप्रिंट है वो फाइनेंशियल सेक्टर को पूरी तरीके से डिसरप्ट कर सकता है। तो इसीलिए आज की वीडियो में हम जियो फाइनेंशियल सर्विसेज को एक अलग पर्सपेक्टिव से देखने की कोशिश करेंगे और इसका हम एक डिटेल्ड केस स्टडी करेंगे ताकि ये वीडियो देखने के बाद जियो फाइनेंशियल सर्विसेज का जो कॉम्प्लेक्स बिजनेस स्ट्रक्चर है वो आपके दिमाग में बैठ जाए, जिससे आपको एग्जैक्टली ये आइडिया आ जाएगा कि कैसे जियो फाइनेंशियल सर्विसेज स्टेप बाय स्टेप अपने ऑपरेशंस को इनिशिएट करने वाला है और कैसे मिस्टर मुकेश अंबानी इस कंपनी के वैल्यू को धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप बढ़ाने के लिए प्लान कर रहे हैं। लेकिन इससे पहले कि हम आगे बढ़े, ऐसे क्वालिटी कंटेंट के बदले अगर आप मुझे और मेरी टीम को अप्रिशिएट करना चाहते हैं तो ये जो वीडियो के ऊपर लाइक बटन है इसे प्रेस करके वीडियो को लाइक जरूर करें और अगर चैनल पे नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। और यहाँ पर सबसे पहले हमें यह समझना है कि अभी जो जियो फाइनेंशियल सर्विसेज इंडिया में करने जा रहा है उस मॉडल को ऑलरेडी किसी और कंपनी ने 20 इयर्स बैक यानी 20 साल पहले ही इंप्लीमेंट कर दिया है, और वो भी ऐसे वक्त में जब चाइना का जो इकोनॉमी था या चाइना का जो ग्रोथ लाइन था वो आज के टाइम में जो भारत का ग्रोथ लाइन है उसके साथ सिमिलर था। तो अभी जियो फाइनेंशियल सर्विसेज का जो बिजनेस मॉडल है उसका कॉम्पिटेटिव एज और उसका स्ट्रेंथ कहां से आता है उसको समझने के लिए हमें सबसे पहले ये जो चाइना की कंपनी ने चाइना में 20 साल पहले किया था उसको हमें सबसे पहले समझना पड़ेगा। तो जैक मा के इस बहुत बड़े सक्सेस के पीछे की फैक्टर क्या था? उनके पास एक बहुत बड़ा और एक डाइवर्सिफाइड कस्टमर रीच था जो उन्हें मिल रहा था उनके अलीबाबा ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स के जरिए। तो अभी हमने अलीपे का ये जो बिजनेस मॉडल समझा है, ऐसे ही बहुत सारे सिमिलैरिटीज वाले बिजनेस मॉडल मुकेश अंबानी के जियो फाइनेंशियल सर्विसेज में नजर आ रहा है। अगर आप पूछेंगे कैसे, तो लेट मी एक्सप्लेन। तो अभी मुकेश अंबानी का जो रिलायंस इंडस्ट्रीज है उसके 3 मेजर ऑपरेशंस है, या यूं मान लीजिए 3 मेजर प्रॉस्परिंग बिजनेसेस है। पहला है ऑयल डेरिवेटिव्स और पेट्रोकेमिकल्स का, दूसरा सेक्टर है टेलीकॉम का और तीसरा सेक्टर है रिटेल का। तो अभी मुकेश अंबानी का जो जियो फाइनेंशियल सर्विसेज है वो जैक मा के अलीपे को कैसे मिरर कर सकता है, अगर आप उसके बारे में सोचेंगे तो जियो फाइनेंशियल सर्विसेज और अलीपे में एक कॉमन फैक्टर है, और वो कॉमन फैक्टर ये है कि इन दोनों कंपनीज के पेरेंट कंपनी के पास एक बहुत बड़ा और एस्टैब्लिश्ड कंज्यूमर फेसिंग बिजनेस था। तो अलीपे के केस में ये कंज्यूमर फेसिंग बिजनेस क्या थे? ये थे अलीबाबा के ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स, जिसको लेवरेज करके अलीपे एक बहुत बड़ा जायंट फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी बन गया। और अभी जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के पास क्या है? इसके पास है रिलायंस के रिटेल और टेलीकॉम बिजनेसेस का चीप डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जो इसके लिए एक ह्यूज कस्टमर रीच क्रिएट कर सकता है, क्योंकि रिलायंस का जो रिटेल बिजनेस है ऑफलाइन और ऑनलाइन और ई कॉमर्स हर जगह हर दिन लाखों करोड़ों ट्रांजैक्शंस होते हैं। और रिलायंस का जो टेलीकॉम बिजनेस है रिलायंस जियो, उसके पास अराउंड 44 करोड़ सब्सक्राइबर्स है, और इन सब्सक्राइबर्स में एक बहुत बड़ा कस्टमर बेस अंडर डिजर्व्ड और अनबैंक्ड पॉपुलेशन का भी है, और इसमें एक बहुत बड़ा हिस्सा एस्पिरेशनल मिडिल क्लास का भी है। और ये जो पॉपुलेशन है ये इंडिया में अभी सबसे बड़ा मार्केट है और सबसे अंडर पेनिट्रेटेड मार्केट है। और इन्हीं रीजंस की वजह से जियो फाइनेंशियल सर्विसेज अगर रिलायंस का टेलीकॉम और रिटेल रीच को लेवरेज करता है तो ये बोला जाता है कि ये पोटेंशियली फाइनेंशियल सेक्टर को डिसरप्ट कर सकता है, जिस तरीके से जियो टेलीकॉम ने टेलीकॉम सेक्टर को डिसरप्ट किया था। और जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के इसी पोटेंशियल की वजह से ही इवन बजाज फाइनेंस जैसे बहुत बड़े और एस्टैब्लिश्ड एनबीएफसीज के इन्वेस्टर्स भी कंसर्न थे। एंड ऑफ कोर्स न्यूज मीडिया में भी इसके रिलेटेड बहुत सारे आर्टिकल्स भी छपे थे और आप में से बहुत लोगों ने इन आर्टिकल्स को पढ़ा भी होगा। और तो अभी हमें यह तो समझ आ गया कि जियो फाइनेंशियल सर्विसेज का स्ट्रेंथ या कॉम्पिटेटिव एडवांटेज कहां से आता है, और ये कॉम्पिटेटिव एडवांटेज ऑलरेडी प्रूवन है, और जैक मा के अलीपे ने इसको कैसे प्रूव किया था उसको भी हमने समझ लिया है। एंड ऑफ कोर्स ऐसे केस स्टडीज को हायर लेवल पे एमबीए में सिखाया जाता है, और हम इन्हीं केस स्टडीज को
सिंप्लीफाइड मैनर में आपके सामने प्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं। एंड ऑफ कोर्स ऐसे वीडियोस देखने के लिए हम आपको एमबीए का डिग्री तो नहीं दे सकते हैं, लेकिन नॉलेज तो जरूर शेयर कर सकते हैं। तो अभी इसके बाद ये समझने की कोशिश करते हैं कि जियो फाइनेंशियल सर्विसेज आखिर इंडिया में करना क्या चाहता है, वो कौन कौन से सर्विसेज प्रोवाइड करना चाहता है, इसके लिए इनका बिजनेस अप्रोच क्या है, और इसके लिए इन्होंने स्टेप बाय स्टेप एक्शन प्लान को कैसे एग्जीक्यूट करना शुरू किया है, और इन्होंने अपने टारगेट मार्केट को कैसे अलग अलग सब्सिडरी कंपनीज में डिस्ट्रीब्यूट किया है, और साथ में और भी कुछ इंफॉर्मेशन को डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो जियो फाइनेंशियल सर्विसेज में की कंपोनेंट है इसके प्रोप्राइटरी पेमेंट्स और रिटेल ट्रांजैक्शन डेटा, जो बेसिकली रिलायंस के रिटेल और टेलीकॉम कंपनी से आ सकता है, जो जियो फाइनेंशियल सर्विसेज को अलग अलग बिजनेस मॉडल क्रिएट करने में मदद कर सकता है। और ये बिजनेस मॉडल्स ये लेंडिंग, एसेट मैनेजमेंट, इंश्योरेंस और स्टॉक ब्रोकिंग के अराउंड क्रिएट कर सकता है। और प्रेजेंटली अगर आप देखें तो मुकेश अंबानी जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के रिलेटेड टैक्टिकली वन स्टेप एट अ टाइम आगे बढ़ रहे हैं, जहां पर वो फाइनेंशियल सर्विसेज इंडस्ट्री में अटैक करने से पहले डिफेंस को एस्टैब्लिश कर रहे हैं, जिसमें पहला कदम उन्होंने 2015 में लिया था, जहां पर उन्होंने सबसे पहले आरबीआई से पेमेंट्स बैंक लाइसेंस लिया था, और इस लाइसेंस से वो पेमेंट्स और रेमिटेंस के बिजनेस में आ सकते हैं, और वो स्मॉल सेविंग्स भी एक्सेप्ट कर सकते हैं, और सिर्फ यही नहीं, वो डेबिट कार्ड्स भी इशू कर सकते हैं। यानी बेसिकली जो सर्विसेज एक रिटेल कस्टमर यूज करता है, या एक छोटा बिजनेस ओनर यूज करता है, या एक छोटे कंपनी या स्मॉल एंटरप्राइजेस का रिक्वायरमेंट होता है, तो इन सारे बेसिक रिक्वायरमेंट्स को केटर करने के लिए ये पेमेंट्स बैंक लाइसेंस मुकेश अंबानी को एनेबल करता है। तो अभी यहाँ पर एक इमीडिएट सा सवाल आपके माइंड में ये आता होगा कि ये जो बेसिक सर्विसेज के बारे में आप बात कर रहे हैं, ये तो हर कोई बैंक और नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी प्रोवाइड करता है, और ये मार्केट ऑलरेडी एक सैचुरेटेड मार्केट है, और ऐसे मार्केट में आके रिलायंस क्या अचीव करना चाहता है या एस्टैब्लिश करना चाहता है। तो अगर आपके माइंड में मार्केट सैचुरेशन का डाउट है, तो आपको ये जरूर सुनना चाहिए कि इसके बारे में बजाज फाइनेंशियल सर्विसेज के सीएमडी यानी चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर संजीव बजाज क्या बोलते हैं। तो वो ये बोलते हैं कि मार्केट जो है बहुत बड़ा है, और उनकी कंपनी जो इस सेक्टर में ऑलरेडी बहुत वेल एस्टैब्लिश्ड है, उनका प्रेजेंस मोर देन 4000 सिटीज में होने के बावजूद भी, और उनके पास मोर देन 3 लाख करोड़ के एसेट्स होने के बाद भी, इंडिया का जो क्रेडिट मार्केट है उसमें उनका मार्केट शेयर लेस देन 2% है। और इसी पोटेंशियल को रिलायंस और मुकेश अंबानी आइडेंटिफाई करते हैं, और इस बहुत बड़े अनटैप्ड मार्केट में अपने एस्टैब्लिश्ड कंज्यूमर फेसिंग बिजनेसेस को लेवरेज करके एक बहुत बड़ा फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी एस्टैब्लिश करना चाहते हैं। और जब रिलायंस ने ये पहला कदम लिया था तो मार्केट में बहुत हलचल हुआ था, लेकिन इसके बावजूद भी रिलायंस ने इस बिजनेस को स्केल अप नहीं किया, क्योंकि अभी भी रिलायंस वन स्टेप एट अ टाइम ले रहा था, जहां पर उन्होंने डिफेंस तो एस्टैब्लिश कर लिया, और ये डिफेंस एस्टैब्लिश करने के बाद अगला बारी था अटैक का। लेकिन अटैक करने से पहले उनके पास ऐसे लोग चाहिए जो इस बिजनेस को डीपली और ईयर्स टुगेदर एक्सपीरियंस के साथ समझते हो। तो नवंबर 2022 में आईसीआईसीआई बैंक के वेटरन केवी कामत रिलायंस इंडस्ट्रीज का बोर्ड एज अ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ज्वाइन करते हैं, और उसके बाद नेक्स्ट ईयर जुलाई में रिलायंस जो है जियो फाइनेंशियल सर्विसेज को एज अ सेपरेट एंटिटी स्पन आउट कर देता है, और जुलाई 8 को जियो फाइनेंशियल सर्विसेज का जन्म होता है। और यह भी अनाउंस किया जाता है कि मुकेश अंबानी जी के जो डॉटर है ईशा अंबानी, वो इस कंपनी का बोर्ड ज्वाइन कर रहे हैं। यानी वक्त रहते ही मुकेश अंबानी जी ऑलरेडी उनके बच्चों के बीच में रिलायंस के पूरे बिजनेस को अलग अलग सेक्टर्स में डिवाइड करके हैंडओवर कर रहे हैं, ताकि जिस तरीके का सिचुएशन मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी के बीच में क्रिएट हुआ था, ऐसा सिचुएशन उनके बच्चों के बीच में ना आए। एंड ऑफ कोर्स ऐसा उन्होंने पब्लिक में कभी बताया नहीं है, लेकिन जिस तरीके के बिजनेस एक्टिविटीज के जरिए वो अपने बिजनेस को सेग्रीगेट कर रहे हैं अपने बच्चों के बीच में, उसे तो ये क्लियरली और एविडेंटली नजर आ रहा है। तो अभी इस पूरे टाइमलाइन में जियो फाइनेंशियल सर्विसेज में मुकेश अंबानी ने इस कंपनी के लिए एक वॉर चेस्ट बिल्ड किया है, एक सॉलिड मैनेजमेंट बैंडविड्थ क्रिएट किया है, ग्रुप सिनर्जीज क्रिएट किए हैं, और टॉप नॉच टैलेंट को अट्रैक्ट करने का एबिलिटी क्रिएट किया है, जिसकी वजह से आज के टाइम में अगर आप देखेंगे तो इनका जो सीनियर मैनेजमेंट टीम है, वहां पर आईसीआईसीआई बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और ब्रिक स्पॉन्सर्ड न्यू डेवलपमेंट बैंक के कई सारे केपेबल और सीनियर मैनेजमेंट के लोग शामिल हैं, जिन्हें एग्जैक्टली ये पता है कि फाइनेंशियल सेक्टर में बिजनेस कैसे चलाया जाता है, बिल्ड किया जाता है और स्केल किया जाता है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली जियो फाइनेंशियल सर्विसेज का जो बिजनेस अप्रोच है वो बहुत ही ज्यादा इंप्रेसिव है, जहां पर उन्होंने अपने पूरे मार्केट को अलग अलग बिजनेस फ्रंट्स में डिवाइड किया है, और हर एक बिजनेस फ्रंट के लिए उन्होंने एक सेपरेट सब्सिडरी कंपनी भी क्रिएट किया है। और इनमें से कुछ सब्सिडरी कंपनीज का नाम है रिलायंस रिटेल फाइनेंस, रिलायंस रिटेल इंश्योरेंस ब्रोकिंग, रिलायंस पेमेंट सॉल्यूशंस, जियो इंफॉर्मेशन एग्रीगेटर सर्विसेज, रिलायंस इंडस्ट्रीज इन्वेस्टमेंट्स एंड होल्डिंग्स। और उसके अलावा जियो फाइनेंशियल सर्विसेज ने कुछ स्पेसिफिक मार्केट्स को या कुछ स्पेसिफिक प्रोडक्ट कैटेगरीज को टारगेट करने के लिए कुछ जॉइंट वेंचर्स भी क्रिएट किया है।
और वो भी कुछ ऐसे पार्टनर्स के साथ जो ऑलरेडी इस बिजनेस को बेहतरीन तरीके से समझते हैं। और इन एसोसिएटेड फर्म्स और जॉइंट वेंचर्स में है जियो पेमेंट्स बैंक लिमिटेड, और म्यूचुअल फंड्स के मार्केट को अप्रोच करने के लिए जियो और ब्लैक रॉक ने पार्टनरशिप किया है। जियो लाइफ इंश्योरेंस भी अभी प्रपोज्ड है और जियो जनरल इंश्योरेंस भी अभी प्रपोज्ड है। यानी प्रेजेंटली अगर आप देखें तो जियो फाइनेंशियल सर्विसेज, रिटेल फाइनेंसिंग, इंश्योरेंस, पेमेंट्स, एग्रीगेटर, इन्वेस्टमेंट्स, ऐसे ही और भी कई सारे फाइनेंशियल सेक्टर के प्रोडक्ट्स और सर्विसेज के जरिए फाइनेंशियल सेक्टर में एस्टेब्लिश होना चाहता है। और इन सारे सब्सिडरीज का खास बात यह है कि इन सारे सब्सिडरीज को जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के सीईओ कंट्रोल नहीं करता है, बल्कि इन सारे सब्सिडरी कंपनीज के सेपरेट सीईओ होंगे। यानी ये सारे इंडिपेंडेंट एंटिटीज की तरह काम करेंगे। और रिलायंस ऐसा जो इंडिपेंडेंट स्ट्रक्चर क्रिएट करता है उससे फोकस्ड इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करने में आसानी होता है। आगे चल के इसमें और भी कुछ इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स आने के पॉसिबिलिटी होता है, जैसे कि हमने जियो प्लेटफॉर्म्स के केस में देखा था। और मुकेश अंबानी का यही खास बात है कि वो इंडिपेंडेंट कंपनीज सेट करने में माहिर है, जो विद और विदाउट मुकेश अंबानी परफॉर्म करने के केपेबल हो सकते हैं। और उसके अलावा जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के पास एक और एडवांटेज ये भी है कि इसका मार्केट कैप अभी अराउंड 1,44,000 करोड़ के आसपास है, लेकिन इसका नेट वर्थ अराउंड 1,20,000 करोड़ के आसपास है, जिसकी वजह से एनएवी पर शेयर या नेट एसेट वैल्यू पर शेयर अराउंड 179 रुपीज प्रति शेयर आता है। और जियो फाइनेंशियल सर्विसेज का ये जो हाई नेट वर्थ है, ये जियो फाइनेंशियल सर्विसेज को अपने बैलेंस शीट लेवरेज करके लेंडिंग करने में मदद कर सकता है। यानी ह्यूमरस वे में हम एक तरीके से ये बोल सकते हैं कि जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के पास पैसों की कमी नहीं है। और उसके बाद जिस तरीके से हमने वीडियो के स्टार्टिंग में डिस्कस किया था कि अली पे के पास अलीबाबा ई कॉमर्स इकोसिस्टम का सपोर्ट था और उसके कस्टमर रीच का लेवरेज था, उसी तरीके से जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के पास रिलायंस के इकोसिस्टम का लेवरेज है, जहां से वो एक वाइड रेंज ऑफ कस्टमर्स को ऑटोमेटिकली और आसानी से रीच कर सकते हैं, जो कि इसका सबसे बड़ा कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है। क्योंकि ऑलरेडी रिलायंस के पास एक बहुत बड़ा कस्टमर बेस है जिसको वो इस्तेमाल करके जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के प्रोडक्ट्स को क्रॉस सेलिंग कर सकते हैं। तो इसका अगर आप एक ग्लिम्स देखना चाहे तो रिलायंस के इकोसिस्टम में ऑलरेडी मोर देन 18,040 से ज्यादा स्टोर्स है, जो इन्हें रिटेल प्रेजेंस प्रोवाइड करता है इन मोर देन 7,000 प्लस टाउन्स। और इनके पास मोर देन 480 मिलियन नंबर ऑफ मोबाइल एंड फिक्स्ड लाइन सब्सक्राइबर्स है, 249 मिलियन रजिस्टर्ड कस्टमर बेस है इन द रिटेल आउटलेट्स, 780 मिलियन फुटफॉल्स अक्रॉस द स्टोर्स है। यानी इतने नंबर ऑफ कस्टमर्स इनके फिजिकल स्टोर्स में आते हैं। और सिर्फ यही नहीं, इनके पास 3+ मिलियन से ज्यादा मर्चेंट पार्टनर्स है और 2,50,000 से ज्यादा आर्टिशियंस, वेवर्स और माइक्रो एंटरप्रेन्योर्स एसोसिएटेड है। तभी ये जो रिलायंस का जाइंट इकोसिस्टम है और कस्टमर बेस है, इसको इस्तेमाल करके जियो फाइनेंशियल सर्विसेज अपने आप को मार्केट में कैसे एस्टैब्लिश करता है और एक्सपैंड करता है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन ये तो हम जरूर बोल सकते हैं कि फाइनेंशियल सेक्टर में जियो फाइनेंशियल सर्विसेज एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंपटीशन लेके आ सकता है। और इसके लिए जो एग्जिस्टिंग प्लेयर्स है वो कैसे तैयारी करेंगे और वो कौन से नए स्ट्रेटेजीज इस्तेमाल करेंगे, वो देखना बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग रहेगा। और जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के ऊपर आपका ओपिनियन क्या है वो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं।